नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है किसकी कितनी गलती। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई दुल्हन ने अपने पति के साथ घर की दहलीज पर जैसे ही पांव रखा तो एक उल्लास भरा स्वर कानों में पड़ा। ऐसे नहीं चलेगा भैया, पहले मेरा नेक फिर भाभी को घर में लाना। ऐसी भी क्या व्यग्रता है गीता, थोड़ी देर उधार ही सही, पहले हमें अंदर तो आने दे। दीपक ने अपनी चचेरी बहन की मनुहार की। नहीं, एक से लाख तक नहीं भैया, इतनी सुंदर भाभी और नेक के समय उधार नहीं भैया, यह नहीं चलेगा। पहले मेरा नेक फिर भाभी घर में। ऐसे ही मस्ती और खुशी के वातावरण में नववधू ने घर में प्रवेश किया। देव पूजा से कंगना खोलने तक की सभी रस्मों के पश्चात किसी को याद आया, अरे पिंकी कहाँ है। और इन सब बातों से अनभिज्ञ आंगन के किसी कोने में खड़ी पिंकी सोच रही थी, घर में इतनी भीड़ क्यों है। इतनी भीड़ तो तभी हुई थी जब माँ को भगवान जी ले गए थे। उस दिन तो सब रो रहे थे, आज तो सब खुश हैं। बुआ भी, ताई भी, नीलू की दीदी भी और पापा भी। उसकी बाल सुलभ चेतना को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। तभी किसी ने पिंकी को गोद में उठाया और दीपक की गोद में बिठा दिया। पापा कहाँ चले गए थे आप? पता है आपके बिना मैं कितना रोई। दीपक नन्ही बिटिया की बात सुनकर व्याकुल हो उठा। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो बोला, पिंकी देखो कौन आया है, यह है तुम्हारी माँ। दीपक ने अपनी नवविवाहिता पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, रीना यह है हमारी बिटिया पिंकी। नववधू ने आँख उठाकर नन्ही बच्ची को देखा और बच्ची ने नई माँ को बच्ची को लगा। उसकी माँ में जो आकर्षण की लौ थी, उसकी निश्चल हंसी से जो ममता बरसती थी, वह इस स्त्री की आंखों में कहीं भी नहीं थी। रीना ने पिंकी की ओर अपनी बाहें पसारी और दीपक ने पिंकी को रीना की गोद में बिठा दिया। यह क्या बालिका पल भर में ही कसमसाकर गोद से नीचे उतर गई। वह तो फूलों से भी हल्का स्पर्श गोदी में ढूंढ रही थी जो वहाँ था ही नहीं। फूल सी बच्ची पल भर में मुरझा गई। उसे तो नानी माँ ने बताया था कि पापा उसके लिए नई माँ लेने गए हैं, मगर यह औरत तो माँ नहीं है। पिंकी कुछ पल तो रीना को निहारती रही, फिर वह धीरे धीरे चलकर अपने पापा के पास गई और पूछा, पापा मेरी माँ तो भगवान जी के पास चली गई थी, फिर यह कौन है? दीपक को एकदम धक्का सा लगा। पता नहीं पिंकी रीना को अपनी माँ स्वीकार करेगी भी या नहीं। पिंकी के ताजे घाव अभी भरे नहीं थे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसने स्वयं को दिलासा दिया। यूँ तो रीना को पहले ही पता लग चुका था कि दीपक की एक बेटी है, मगर दीपक के सुंदर व्यक्तित्व और प्रभावशाली व्यवहार के कारण रीना की दीपक के प्रति हमदर्दी कब प्यार में पल्लवित हो उठी, समय ने दोनों को पता ही नहीं लगने दिया। दोनों शीघ्र ही विवाह का निर्णय ले बैठे। आज यथार्थ के धरातल पर यह पहली कटु चोट थी जिसमें इतनी पीड़ा है। यह अनुभव रीना को पहली बार हुआ। इस पथ को जितना आसान रीना ने समझा था, इतना था नहीं। एक तरफ तो रीना दीपक के मन पर एकाधिकार बनाए रखना चाहती थी, दूसरी तरफ बालिका के सरल मन पर एक अदृश्य अभाव अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा था। पितृ स्नेह का अभाव। वह बालिका बार बार स्वयं से प्रश्न करती, पहले तो पापा
मुझे अपने पास सुलाते थे, अब ताई जी के पास क्यों सुलाते हैं। उसका मन करता कि पापा अब भी उसे वैसे ही बाजार लेकर जाएं, जैसे पहले माँ के साथ ले जाया करते थे। उधर रीना में न जाने कौन सी कुंठा थी जो वह पिंकी को साथ ले जाने से कतराती थी। चकाचौंध की सभ्यता में विश्वास रखने वाली रीना शायद नहीं चाहती थी कि लोग उसे इतनी बड़ी बच्ची की मम्मी समझें, इसलिए पिंकी और दीपक के साथ बाहर जाने के कितने ही प्रस्ताव समय पर रद्द हो जाते। बालिका केवल इतनी सी बात नहीं समझ पाती थी कि उसकी नई मम्मी माँ की तरह घंटों गोद में लेकर प्यार क्यों नहीं करती, उसे अपने सीने से लगाकर क्यों नहीं सुलाती। परिणाम यह हुआ, सदा उछलने कूदने वाली पिंकी अपेक्षाकृत चुप रहने लगी। विवाह के कुछ समय उपरांत रीना का भाई आया। वह रीना के लिए बहुत सुंदर सुनहरी जड़ाऊ कारीगरी वाली लाल रंग की चुनरिया लेकर आया और पिंकी के लिए आंखें बंद करने और खोलने वाली गुड़िया। अब पिंकी का स्कूल के बाद का समय गुड़िया के साथ बीतने लगा। उसकी ताई ने गुड़िया के लिए कितने ही रंग बिरंगे कपड़े बनाए, मगर चमकीली सुनहरी ओढ़नी ना थी। पिंकी अक्सर सोचती, अब की बार मामा आएगा तो वह भी अपनी गुड़िया के लिए ओढ़नी जरूर मंगवाएगी। उधर जब रीना अपनी ओढ़नी ओढ़कर किसी भी विवाह शादी में जाती तो सबकी प्रशंसनीय दृष्टि रीना से हटती ही नहीं थी। एक तो रीना स्वयं सुंदर, उस पर इतनी आकर्षक ओढ़नी, रीना की सुंदरता में तो मानो 4 चांद लग जाते। पिंकी अक्सर सोचती कि यदि ऐसी ही ओढ़नी उसकी गुड़िया के पास भी होती तो वह अपनी गुड़िया का विवाह नीलू के गुड्डे से करती, मगर यह पिंकी की हसरत ही रही। ताई ने एक ओढ़नी पिंकी की गुड़िया के लिए बना भी दी, मगर पिंकी को तो चमकते झिलमिलाते सितारों वाली दिप दिप करती वैसी ही चुनरिया चाहिए थी जैसी मम्मी के पास थी, जो उसकी गुड़िया के सुनहरे बालों पर बहुत सुंदर लगती। अपनी गुड़िया को देख पिंकी अक्सर उदास हो जाती। पिंकी की यह उदासी उसकी हम उम्र सखी नीलू से नहीं छुप सकी। वह बार बार पिंकी से पूछती, पिंकी तुम हमारे साथ पहले की तरह क्यों नहीं खेलती? अब तो पहले की तरह हंसती बोलती भी नहीं। मेरी गुड़िया की ओढ़नी में चमकीले सितारे नहीं है ना, मैं उसका विवाह तेरे गुड्डे के साथ कैसे करूँगी? पिंकी बार बार दोहराती। नीलू को भी लगता दुल्हन गुड़िया के लिए सितारों भरी ओढ़नी होनी ही चाहिए। दोनों बालिकाएं घंटों सोचती, मगर इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। एक दिन नीलू की दीदी को बड़े भैया की कमीज़ में टाँकने के लिए बटन नहीं मिल रहा था। घर में बटनों से बना एक पर्स पड़ा था। उसने पर्स के कोने से एक बटन उखाड़ा और कमीज में टाँक दिया। नन्ही नीलू यह सब देख रही थी। उसने अपनी दीदी से पूछा, दीदी ऐसा करने से पर्स खराब नहीं होगा क्या? अरे नहीं रे, पर्स के ऊपर इतने बटन चिपके हैं, एक बटन उखाड़ने से क्या फर्क पड़ता है? नीलू को तो जैसे अपनी समस्या का हल मिल गया। वह भागकर पिंकी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर आम के पेड़ के नीचे ले गई। पिंकी बता तो, तेरी मम्मी की ओढ़नी में कितने सितारे हैं? ढेर सारे, पिंकी ने नन्ही नन्ही दोनों बाहें फैलाते हुए कहा। आसमान से भी अधिक और उससे भी अधिक। बालिका को परिमाप का कोई पैमाना नहीं मिल रहा था। अच्छा, यदि उसमें से हम 5-7 सितारे तोड़कर गुड़िया की ओढ़नी में लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? नीलू ने अपनी दीदी की तरह आंखें नचाते हुए कहा। मगर यह कैसे हो सकता है?
मम्मी को पता लग जाएगा और ओढ़नी से सितारे टूटेंगे कैसे? सितारे तो हम दोनों तोड़ लेंगे, 4-5 तुम तोड़ना और 4-5 मैं तोड़ूंगी। बस गुड़िया की ओढ़नी पूरी, और फिर तेरी गुड़िया दुल्हन और मेरा गुड्डा दूल्हा। दोनों बच्चियों की आंखों में कितनी ही खुशियां तैर गईं। पिंकी को लगा यह सचमुच आसान काम है। उसके निश्चल मन में एक बार भी नहीं आया कि यह काम गलत है या ठीक। उसे तो केवल अपनी गुड़िया की ओढ़नी दिखाई दे रही थी। सितारों से भरी ओढ़नी। यकायक वह ठिठकी और बोली, नीलू, ओढ़नी में सितारे टाँकेगा कौन? मेरी दीदी, वह कभी तुम्हारे काम को मना नहीं करेंगी। इसके बाद दोनों बच्ची हवा में उड़ने लगीं। अगले ही दिन योजना को कार्य रूप देना था। ओढ़नी को अटैची से निकाल लिया गया, मगर ओढ़नी से सितारे तोड़ना आकाश से सितारे तोड़ने के बराबर था। दोनों सखियों ने बहुत प्रयत्न किया, सितारे नहीं टूटते थे सो नहीं टूटे। दोनों बालिकाएं भी हठी। दोनों मन में ठान कर बैठी थीं कि आज और अभी नहीं तो कभी नहीं। दोनों ने अतिरिक्त साहस से काम लिया और दांतों का सहारा लिया। दांत भी क्या, तलवार भी शायद इतनी तेजी से न चलती। ओढ़नी हाथ में थी। ढेरों सितारों के लालच ने सिर उठाया और दोनों बालिकाओं ने जगह जगह से जाने कितने सितारे तोड़कर दम लिया। बाद में पिंकी ने सभी सितारे और गुड़िया की चुनरी नीलू को दे दी। ओढ़नी को फिर से अटैची में रख दिया गया। नीलू ने सभी सितारे और ओढ़नी अपनी दीदी को दे दिए और बोली, दीदी, पिंकी की गुड़िया की ओढ़नी में सितारे टांग दो ना। दीदी की प्यारी और दुलारी पिंकी, ना का तो प्रश्न ही नहीं था। हाँ, रात को सितारे टांगते समय वह यह जरूर सोच रही थी, पता नहीं भाभी ने इतने अस्त व्यस्त ढंग से सितारे कहाँ से तोड़ कर दिए हैं। सितारे अधिक थे सो कुछ काम अगले दिन पर छोड़कर दीदी सो गई। अगले ही दिन मोहल्ले में एकाएक विस्फोट हुआ। रीना को अपनी सहेली के बच्चे के नामकरण संस्कार पर जाना पड़ा तो सोचा क्यों ना वही चुनरिया ओढ़ कर जाया जाए। जैसे ही उसने अटैची से निकालकर चुनरिया को फैलाया तो धक से रह गई। चुनरिया में कितने ही छोटे बड़े गोल गोल छेद जगह जगह से झांक रहे थे। रीना तो उत्तेजना के मारे जोर से चीख पड़ी। उसने ताईजी को पुकारा। देखते देखते पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कोई कहता किसी ईर्ष्यालु पड़ोसन का काम है, तो कोई कहता किसी ने जादू टोना कर दिया है। रीना का रो रो कर बुरा हाल था। इतनी सुंदर चुनरिया तो आसपास किसी के पास भी नहीं थी। उसके भीतर की आग अधिक से अधिक भड़कती जा रही थी। एक बार, बस एक बार अपराधी का पता लग जाए तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। दीपक भी घर पर नहीं था, वह करे तो क्या करे। दोपहर को पिंकी ज्यों ही स्कूल से लौटी तो देखा रीना क्रोधाग्नि में तब्दील हुई कुर्सी पर बैठी थी। पढ़ी लिखी रीना यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि यह जादू टोने का काम है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि किसी ने उसकी अनुपस्थिति में पिंकी के भोलेपन का फायदा उठाया हो। अतः उसने पिंकी से आते ही कड़क कर पूछा, पिंकी, यह ओढ़नी किसने खराब की? मेरे पीछे यहाँ कौन कौन आता है? कोई नहीं मम्मी, भयभीत बालिका ने लड़खड़ाती आवाज़ में उत्तर दिया। सच बताती है या अभी डंडे से ठीक करूं? रीना ने अंदर से डंडा उठाते हुए बालिका को आग्नेय दृष्टि से देखा। पिंकी के लिए तो इतना ही काफ़ी था। वह एकदम सिहर उठी और भयभीत स्वर में बोली, नीलू मम्मी। क्या नीलू? रीना को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। और कौन था उसके साथ?
मैं मम्मी। सितारे कहाँ हैं? रीना अविश्वास को यकीन में बदलना चाहती थी। नीलू के घर मम्मी। रीना को तो जैसे अपना मुजरिम मिल गया था। पता नहीं कितने थप्पड़ मुक्के उसने पिंकी पर बरसाई और अंत में डंडा उसके हाथ में था। उसे क्रोध और आवेश में यह भी होश नहीं रहा कि पिंकी बहुत छोटी है। उसका विवेक तो जैसे क्रोधाग्नि में भस्म हो गया था। बालिका के हृदय विदारक चीखें उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही थीं। पिंकी बार बार चीख रही थी, मुझे मत मारो मम्मी, मैं आपके सभी सितारे दे दूंगी। मत मारो मम्मी, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो मम्मी। मगर रीना पर तो जैसे खून सवार था। उसे छिन्न भिन्न ओढ़नी दिखाई दे रही थी। उसकी सच्चे गोटे और जरी की हजारों की ओढ़नी इस हठी बालिका ने पल भर में बर्बाद कर दी। क्रोध में उसे यह भी पता नहीं था वह मार कहाँ रही है और बच्चे को चोट कहाँ लग रही है। पता नहीं कौन सी भड़ास, कौन सी कुंठा कब से उसके अवचेतन मन में कुंडली मारे बैठी थी, जो एकदम फन उठाकर खड़ी हो गई। आखिर ताई ने भागकर उसके हाथ से डंडा छीनकर फेंकते हुए कहा, क्या बच्चे की जान ही ले लेगी बहू? यूँ तो कसाई भी नहीं मारते। आज इसकी अपनी माँ होती तो क्या इतनी बेरहमी से बच्ची को मारती? और ताई बड़बड़ाते हुए पिंकी को गोद में उठाकर ले गई। ताई की बात सुनते ही रीना हतप्रभ खड़ी रह गई। वह एकदम ग्लानि से भर उठी और कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। संध्या होने पर दीपक घर लौटा तो उसे सब बातों का पता लग चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था दूसरा विवाह करके उसने कौन सी भूल कर दी। भीतर आकर दीपक ने रीना से पिंकी के विषय में पूछा तो वह रो उठी। आज तुमने अच्छा नहीं किया रीना। कहते हुए दीपक ताई के घर से पिंकी को लाने चला गया। पिंकी को देखते ही दीपक ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, वह बुदबुदाया। पिंकी ने आंखें खोलकर पापा को देखा। शादी के बाद दीपक ने पहली बार पिंकी को इतना टूटकर प्यार किया। उसके स्नेह स्पर्श से पिंकी तो जैसे निहाल हो उठी, मगर उसके शरीर पर चोटों के निशान पिंकी से पहले बोल उठे। दीपक की आंखों से आंसू झरने लगे। पिंकी आंखें बंद किए अब भी सुबक रही थी। दीपक पिंकी को लेकर घर आ गया और रात तक पिंकी को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वह एक ही बात दोहरा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। अब दीदी मेरी गुड़िया की ओढ़नी में सितारे टाँकेगी, मेरी गुड़िया का विवाह होगा। कभी कहती, अच्छा पापा, भगवान जी कहाँ हैं? मैं माँ के पास जाऊँगी। मेरी माँ मुझे फिर से गोद में बिठाएगी, मुझे प्यार करेगी। दीपक जार जार रो रहा था। उसकी उपेक्षा, जिसे वह मामूली समझ रहा था, यह रंग लाएगी, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। पिंकी बीमार क्या पड़ी, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। अर्धमूर्छित अवस्था में वह केवल माँ को पुकारती और फिर आंखें बंद कर लेती। रीना ने कितना प्रयास किया कि किसी भी तरह बालिका एक बार उसे नज़र भरकर देख ले। पिंकी उसकी तरफ देखती, डरी डरी सहमी सी, और फिर चिल्ला पड़ती, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। अब तो पिंकी के लिए मात्र दर्शन ही उसके सांस लेने का उद्देश्य बन गया था। वह आंखें खोलती तो नजरें माँ को तलाशती, सपने में माँ को देखती। नीलू की दीदी पिंकी को देखने आई, परंतु ना ही उसने गुड़िया की बात की, ना उसके विवाह की, ना ही ओढ़नी की और ना ही ओढ़नी में टके सितारों की। वह हर तरफ
माँ को ही खोजती। अधिक हालत बिगड़ने पर पिंकी को अस्पताल ले जाया गया। बालिका का मन हर नर्स और डॉक्टर से माँ का पता पूछता। एक समय ऐसा भी आया कि पिंकी की सांसें उखड़ रही थीं और दीपक डॉक्टरों और नर्सों के साथ खड़ा असहाय हाथ मल रहा था। वह चाहता था पिंकी के जाते हुए प्राणों को थाम ले, मगर उसके पास कोई उपाय नहीं था। परिवार के सभी सदस्य बच्ची के फूल से शरीर को निर्जीव होता देख रहे थे और अंत में बिलख बिलख कर रो पड़े। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।